नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडू एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। यदि आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन्हें जरूर देखें। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले के दोनों वीडियो में हमने 15-15 अर्थात 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम 31वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। संभवतः ये 2025 की लास्ट वीडियो होगी सामान्य अध्ययन की। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 31। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? आप जानते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो क्वेश्चन उन्हीं के बारे में पूछ कर है। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के महान न्यायवादी द्वारा। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुझे जरूर पता है कि आप लोगों को यह पता होगा कि इसका ऑप्शन डी ही सही है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। वर्तमान भारत के 53वें न्यायाधीश सूर्यकांत हैं, सूर्यकांत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं अभी ये काफी चर्चा में भी है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय वर्तमान में बना हुआ है। क्वेश्चन वहीं आते हैं जो समस्याजनक हो, जहां समस्याएं हो, जहां चर्चा का विषय चल रहा हो, जो चर्चा में हो, वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः ... वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझना होगा। आप एग्जाम हॉल में भी बैठे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि भाषा उसकी क्या कह रही है। जैसे ये क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतया वर्ष के लिए होता है, तो सीधा सा मतलब है कितने वर्षों के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आप जानते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं परिचित होंगे। गांव में ग्राम पंचायती का चुनाव होता है, जहां प्रधान चुने जाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि वो कितने दिनों के लिए चुनाव होता है? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव होता है। तो फिर नए प्रधान का फिर से गठन किया जाता है, नए पंचायत का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का गठन उसकी प्रथम बैठक से, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्दों का ही खेल रहता है एग्जाम में। प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, जिसका उल्लेख जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा, 243 अंगा या ई में किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन की बात करता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय करेंसी अर्थात नोट, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? आपने देखा होगा जो हमारे पास करेंसी होगी
उसके पीछे जो जिस नंबर की करेंसी होती है, जैसे 100 नंबर की या 100 की नोट है, तो उसमें बहुत सी भाषाओं में 100 लिखा होता है, ठीक है। या अगर 500 की है तो 500 बहुत सी भाषाओं में लिखा होता है, उर्दू में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसे बहुत सी भाषाओं में लिखा होता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितनी भाषाओं में वो लिखा होता है। तो इसका सही आंसर है 15 भाषाओं में लिखा होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 15 भाषाओं में भारतीय नोटों में जो है वो 15 भाषाओं में भारतीय नोटों पर लिखा गया होता है उस करेंसी का नंबर। तो हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय नोट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं का, कुल भाषाओं का इस्तेमाल होता है। वैसे कुल भाषाएं तो 17 होती हैं, ठीक है, कुल भाषाएं तो 17 होती हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को अगर हम जोड़ दें, हटा दें, तो 15 भाषा। अगर यहाँ पे ऑप्शन 17 दिया होता, जैसे ऑप्शन ए 12 है, बी 14 है, सी 15 है और डी 13 है, अगर इनमें से किसी स्थान पर 17 दिया होता तो हम उसे मार्क करते, लेकिन जब वो ऑप्शन में है ही नहीं तो हम 17 के स्थान पर 15 को चुनेंगे, क्योंकि यहां हिंदी और अंग्रेजी को हम मान ही ले रहे हैं कि वो तो लिखा ही रहेगा। लेकिन यदि आपको कहीं भी ऑप्शन में, किसी भी एग्जाम में मिल जाए 17 भाषाएं, तो आपको 17 पे ही क्लिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबद्ध थे? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कथकली। ठीक है, आप जानते हैं कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत का है। ये क्वेश्चन, ये पेपर जो है वो उत्तर भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश का हो रहा है, तो सामान्य तौर पर ये आप रीजनिंग लगा सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के ही किसी नृत्य की बात होती होगी। तो आप जानते हैं कथक जो है, कथक ये उत्तर भारत का डांस है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का डांस है। ठीक है, तो हम इसको यही सोच के ऑप्शन सी ही लगा देंगे और वो ऑप्शन सही भी है, ऑप्शन नंबर सी। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किस शैली में नृत्य किया करते थे? तो कथक शैली में। भरतनाट्यम से संबद्ध कुछ कलाकार हैं, उनको देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी को ध्यान रखिएगा, और एस.के. सरोज और सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम से हैं। कथक है, कथक है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और कथकली कृष्ण नायर और मृणाली, साराभाई, शांताराव, ये सब कथकली से हैं। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी एक नृत्य शैली है, मोहिनी अट्टम ये दक्षिण भारत की शैली है। ठीक है, तो ये के कल्याणी, अम्मा, श्रीदेवी, रागिनी देवी, गीता गायक, ये सब मोहिनी अट्टम शैली से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा भाषा शैली कोई कठिन नहीं है, तो सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। ए अजमेर, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी दिल्ली। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह, हाजी अली दरगाह मुंबई में ही स्थित है। हाजी अली दरगाह ऑप्शन नंबर बी मुंबई। हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह या पीर हाजी साहब बुखारी का स्मारक है जो दक्षिणी मुंबई में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। इस दरगाह में हाजी अली साहब बुखारी की कब्र है। बस इतना सही ध्यान में रखना आपको है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं अपने यहां मनाई जाती है होली। अभी कुछ ही दिन पहले होली बीती हुई है। होली को लोहड़ी भी कहा जाता है,
या कुछ लोग इसे फगुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक ही त्योहार, बैसाखी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जरूर आप पता होगा। तो इनमें बस थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस होता है, बाकी त्योहार वही है होली की जो हम बात कर रहे थे। ऐसे ही जो गुड़ी पड़वा है, इसके भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन वही है कि गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अक्षय तृतीया, बी पोंगल, सी बैसाखी और डी उगादी या युगादी से भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, उगादी, ठीक है। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देते हैं कि यह त्योहार कब मनाया जाता है। तो हम फिर से देखते हैं, वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष आरंभ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइट है। हिंदू नववर्ष किस दिन से आरंभ होता है? उगादि के दिन से या गुड़ी पड़वा के दिन से। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, पता ही होना चाहिए, इसे इसमें कोई जानकारी जैसा कुछ नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह 1974 से ही मनाया जा रहा है। 1974 में पहला विश्व पर्यावरण मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 1974 में पहला मनाया गया था और 1974 के बाद से हर वर्ष मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? एक हिंदी नाटक दिया गया है जिसका नाम है आधे अधूरे, उन्हीं को पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली एक फैक्ट है, इसमें कुछ जानकारी जैसा कुछ नहीं है, एक्सप्लेन जैसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए निराला, बी पंत, सी राकेश, मोहन राकेश और डी प्रेमचंद्र जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़, इनके द्वारा अन्य नाटक जो लिखे गए हैं, आषाढ़ का एक दिन काफी फेमस इनका नाटक है, ठीक है। आषाढ़ के एक दिन, लहरों का राजहंस, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये श्री मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी राशियां दी हुई होती हैं, उनको मापने के लिए, उनका मेजर करने के लिए राशियों की या इकाइयों को प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अगर फोर्स को मापते हैं तो न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स को मापते हैं तो न्यूटन में मापते हैं, शक्ति को मापते हैं तो अश्व शक्ति, हार्स पावर में मापते हैं, ठीक है। ऐसे ही जूल में भी मापा जाता है, वाट में भी मापा जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन में शक्ति की इकाई को हम किलोवाट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आप अगर ना समझ में आया तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नहीं है, एक काम करिएगा कि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ते समय ही अपने एग्जाम टाइम में ही, एग्जाम हॉल में पढ़ते समय ही जहां नहीं मिले उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे ध्यान से उतर जाता है कि क्या इकाई नहीं है पूछा है या है। ये किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। जब नहीं है पूछता है तो पूरी परिभाषा और भाषा ही बदल जाती है, उसका मायने ही कुछ और होता है। तो यहाँ पूछ रहा है शक्ति की इकाई, तो कहने का मतलब इनमें से जो 4 दिए हैं, इनमें से 3 ऐसा है जो शक्ति की इकाई है।
तो जैसा कि हमने बताया अश्व शक्ति, ये शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर। जूल सेकंड भी शक्ति की इकाई है और वाट भी शक्ति की इकाई है। किलो घंटा नहीं है, किलो घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा की इकाई है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1 किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। 1 किलो घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, जबकि जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। जैसा कि हमने बताया ये तीनों जो हैं ये शक्ति की इकाई है। कौन सी? जूल सेकंड, अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर और वाट। आपने देखा होगा कि इंजन वगैरह हमेशा पूछे कितने हॉर्स पावर का है, या ट्रैक्टर भी लेते हैं तो कितने हॉर्स पावर का है, वही हॉर्स पावर का मतलब उसकी शक्ति कितनी क्षमता का है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है। क्वेश्चन की भाषा आप समझिए कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, उस पर हम बल लगा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ, तनिक भी वो खिसका नहीं, हिला डुला भी नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इस अवस्था को, इस दशा को क्या कहा जाएगा? उदाहरण के रूप में आप जहां बैठे होंगे, खड़े होंगे, वहां कोई पेड़ या दीवार जरूर दिख रही होगी, आप उसको खूब धक्का दीजिए, क्या वो इधर उधर खिसक जाएगा? ये जरूर वहां खड़े कोई व्यक्ति बोलेगा कि क्या फालतू वाला काम कर रहे हो, जरूर ये कोई बोलेगा। इसके पीछे फिजिक्स है। फिजिक्स कहता है कि यदि लगाए गए वस्तु पर किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जा रहा है और उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है तो वह कार्य नहीं है। जैसे फिजिक्स की भाषा में, यदि आप बोझा लेके कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप बोझा लेकर, जैसे सर पे बोझा, गेहूं का बोझा या कोई भी बोझा, कोई बोरी लेके सर पे खड़े हुए हैं, एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं, तो इसे कार्य नहीं माना जाएगा। यदि उसको आपने 2 कदम 4 कदम या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जैसी आपकी क्षमता आगे पीछे लेके गए तो यह कार्य माना जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको विस्थापन नहीं दिया, तनिक भी हिलाया डुलाया नहीं, तो यह कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जा रहा है और वह बल लगाने से गतिशील नहीं हो रहा है तो इस दशा को क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी कार्य हुआ है, ऑप्शन सी कम शक्ति का प्रयोग हुआ है और ऑप्शन डी कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य। तो यही सही है। क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वस्तु पर जिस पर बल लगाया जा रहा है तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं होता है, ठीक है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का देता है, वह दीवार स्थिर रहती है तो वह कार्य शून्य माना जाएगा। यदि वह दीवार गिर जाए तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है, लेकिन यदि वह स्थिर है तो कार्य नहीं हुआ है। यह फिजिक्स की भाषा है। आशा करते हैं यह जरूर समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। फिर से एक बार हम साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, केवल एक अक्षर होता है। अब ये भाषा क्या कह रही है इसकी कि कौन दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका प्रतीक केवल एक अक्षर का होता है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हम जानते हैं ऑक्सीजन एक तत्व होता है गैस के रूप में। ऑक्सीजन है, हम दो उदाहरण लेंगे हम। ठीक है, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से। ठीक है, इसे O2 सामान्य तौर पे लिख देते हैं। लेकिन अगर कहीं पे
लोहा दिया हुआ है, लोहा या आयरन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रयोग करते हैं? Fe, फेरस, ठीक है। तो यह देख रहे हैं यहां ऑक्सीजन है, ये एक अक्षर का है, O एक से ही डिनोट हो रहा है, एक से ही पता लग रहा है, एक ही इसका मानक है, एक ही प्रतीक है, एक अक्षर का प्रतीक है, लेकिन लोहा का दो अक्षर F और E। तो यही पूछ रहा है, क्या तांबे का है? नहीं, तांबे का Cu होता है, ठीक है। आप यहां नीचे देख सकते हैं, तांबे का Cu हो सकता है, क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca। तो ये देख रहे हैं दो दो अक्षर का दिया हुआ है प्रतीक, लेकिन कार्बन का केवल C है, एक अक्षर का दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम फिर से इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, यदि नहीं समझ में आता तो आप जरूर बताइएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? ठीक है, सेल मीन्स होती है कक्षा। ये प्योर साइंस है, केमिस्ट्री में कोई भी तत्व होता है, ठीक है, तो उसकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, ऐसे अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि यदि किसी का परमाणु संख्या 13 है, तो परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व की कितनी कक्षाएं होंगी, कितने सेल होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं हम, ठीक है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। आप आवर्त सारणी जानते होंगे, जरूर हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा, क्योंकि बिना हाई स्कूल इंटर किए आप तो यहां नहीं आए हैं। अगर आपने इंटर में साइंस नहीं पढ़ा है, बावजूद उसके हाई स्कूल में तो जरूर पढ़ा होगा, इसलिए यह टर्म आपको जरूर पता होगा, आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी क्या होती है? वहां पर सारे तत्वों को, जितने भी ज्ञात तत्व हैं अभी तक, उनको रखा गया है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, ऐसे तत्वों को रखा गया है अलग अलग मापदंडों के अनुसार। उनकी परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दिए हुए होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनको रखा जाता है। तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 2 है, ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है। इस तत्व में 3 सेल पाए जाते हैं, के, एल, एम होते हैं, ठीक है। चूंकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, द्वितीय कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और तृतीय में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। अर्थात एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन हुए। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो परमाणु संख्या होती है, यहां दी गई है परमाणु संख्या 13 एल्युमिनियम की, इसका तात्पर्य यह होता है कि उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। तो कोई भी कक्षा हो किसी भी तत्व की, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परमाणु संख्या 13 है, तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8, तो बचे कितने? 3। अब यही पूछ रहा है कि तत्व के कितने सेल होते? 3। तो अब तीसरे के लिए इसके 3 ही तो बचे हैं, तो तीसरी में 3 पाए जाएंगे। तो क्या चौथी कक्षा होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब 13 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि यही आप देखेंगे यूरेनियम की, आप देखेंगे और बड़ी परमाणु संख्याओं के तत्वों की, तो उनके पास 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल भी होते हैं, तो उनके क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनमें ज्यादा होती है। तो तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो कितने कक्षाएं होंगी? तो पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और तो तीसरे के लिए बचा कितना? 3। तो
3 ही कक्षा होगी, क्योंकि इसमें होना तो 18 चाहिए, इसमें बहुत सारे कम है, क्योंकि जब 18 से ज्यादा होंगे तभी चौथी कक्षा बनेगी, वरना चौथी कक्षा नहीं बनेगी। तो यह जरूर समझ में आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। पादप कोशिकाओं से डॉट 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 बनी होती है। क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है? भाषा यही है कि पादप की कोशिकाएं, जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी कोशिकाएं, उनके सेल की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, जो बाहरी आवरण होता है, वह किस चीज से बना होता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मान लो कि ये सेल है, सेल में एक यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म और भी बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं, गाल्जी काय, ये सब बहुत से तत्व पाए जाते हैं। जब बायोलॉजी का सेक्शन आएगा या कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाहरी आवरण को भित्ति कहते हैं, ठीक है, इसके बाहरी आवरण को भित्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि यह भित्ति किस चीज की बनी होती है, ठीक है, यह भित्ति जो है, यह दीवार जो है, वो किस चीज की बनी होती है? तो ऑप्शन ए साइटोसाल, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, वही कोशिका द्रव्य, और ऑप्शन सी सेलुलोज, और ऑप्शन डी ग्लूकोज। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज से पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, क्योंकि यह सेलुलोज एक कठोर तत्व होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ये तुलनात्मक रूप से कठोर होता है। क्यों बनी होती है? क्योंकि पेड़ को मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए उसने खुद को, अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया कि वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, जिससे हवा आने पर, तीव्र हवा बहने पर, आंधी आने पर वो स्थिर खड़ा रह सके, ठीक है, वरना टूट टूट के गिरने लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी जरूर मिलने वाला है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो उसका सही ऑप्शन होता है कोशिका। सेल जो है वो जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई होती है, ठीक है, प्रथम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखिएगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। पादप मतलब वनस्पतियां। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, सुरक्षा देती है और निश्चित आकार भी देती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। देखो, जो जंतु कोशिका होती है, इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह बहुत ही पतली नाजुक सी होती है, लेकिन यही जब पेड़ पौधों की बात आए तो ये कठोर होती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, दीवार कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद हैं, ठीक है। अब भाषा देखकर तो ऐसा लगेगा कि क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको तोड़ लेंगे, इसके शब्दों को तोड़ लेंगे, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा है। मानवों में लिंग को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, बस यही क्वेश्चन है कि मानव में जो लिंग निर्धारित करते हैं वो कितने गुणसूत्र करते हैं, कि कौन स्त्री होगा कौन पुरुष होगा। ये कितने गुणसूत्र कार्य करते हैं? ये करते हैं बस एक ही युग्म होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वही निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानकारी हमें होनी चाहिए कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र ही पता कर लीजिए, ये क्या है।
गुणसूत्र होता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पाया जाता है, हाँ, डीएनए, ठीक है। डीएनए पे ऐसे स्थान स्थान पर जीन पाए जाते हैं, जीन। इन्हीं जीन्स में होता है गुणसूत्र। ये एक वंश से दूसरे वंश में गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं। गुण कौन से? जैसे कोई इंसान है तो इंसान ही पैदा हो, ना कि वो गेहूं बन जाए, ठीक है। कोई यदि गाय का बच्चा है तो वो गाय का ही बच्चा बने, ना कि घोड़े का बच्चा बन जाए। तो यही जो गुण होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम गुणसूत्र करता है। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? संख्या के दृष्टिकोण से 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इनको जोड़ी कर दिया जाए तो 23 जोड़ी या 23 युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। संख्या के दृष्टिकोण से 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 22 युग्म तो एकदम समान होते हैं। कहने का मतलब 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये एकदम समान होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है, 23वें युग्म है, अर्थात 45वां वाला जो है, 45-46 जो एक साथ रहता है, क्योंकि ये जोड़े में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो 45-46 जो है यही अलग अलग गुणों को धारण करता है। अब देख लो कि कोई स्त्री कैसे होगी या कैसे पुरुष होगा, ये जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं हम, थोड़ा सा एक ही शब्दों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब हम देते हैं, मान लो कि ये मादा है, ठीक है, मान लो ये मादा है या माता है या स्त्री है, और ये पुरुष है, मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। 23 जोड़ी गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो क्रॉस हुआ, ठीक है, इन दोनों में जो क्रॉस हुआ तो यहां से आता है एक्स और पिता की तरफ से आता है यक्स अथवा वाई, ठीक है। जो स्त्री होती है उसके जो गुणसूत्र होते हैं यही यक्स यस से डिनोट होते हैं, और पुरुष जो होता है वो यक्स वाई को धारण करता है, ठीक है। तो यही जो यक्स वाई है यही निर्धारित करता है कि आने वाला बच्चा पुरुष होगा या महिला होगी, नर होगा अथवा मादा होगी। तो माता की तरफ से दोनों गुणसूत्र जो होते हैं, दोनों जो कैरेक्टर होते हैं, ये यक्स ही होते हैं। तो माता तो अपना यक्स देती है, अब पिता जो है वो या तो यक्स देगा या तो वाई देगा। यदि यक्स देगा तो यहां पर यक्स यक्स हो गया, यदि वाई देगा तो माता का यक्स और पिता का वाई हो गया। तो इससे बेटा पैदा होगा। आपने एक बहुत ही मिथ सुना होगा, जरूर सुना होगा, और आपको ये जानकारी आज हो जाएगी, संभवतः बहुत से लोगों को पहले से ही होगी, कि यदि किसी महिला को बेटा या बेटी हो रही है, ठीक है, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है, उस महिला का कोई रोल नहीं है, बल्कि पुरुष का रोल होता है। पुरुष के ही गुणसूत्र बनाते हैं, या उसने यक्स दिया अथवा वाई दिया। ये तो उसने यदि यक्स दिया है तो बेटी पैदा होगी, यदि उसने वाई दिया है तो बेटा पैदा होगा। महिला में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चा का लिंग निर्धारण करने में, पुरुष में ही प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है, पुरुष का ही कैरेक्टर होता है, वह या तो यक्स देगा या तो वाई देगा, ठीक है। तो आप अगर अब ध्यान में किसी कहीं पे आता है, जैसे इसके कारण बहुत सी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है कि मुझे केवल बेटी हो रही, उसका कोई रोल नहीं है, उसे बेटी हो रहा है या बेटा, ये पुरुष के गुणसूत्र निर्धारित करते हैं, ठीक है, ये पुरुष के जीन निर्धारित करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा, कितने युग्म होते हैं जो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करेंगे? तो एक ही युग्म होता है, एक जोड़ी युग्म होता है, ठीक है, एक ही जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वो 22 युग्म जो है अलिंग गुणसूत्र, एक युग्म और एक लिंग जो है वो गुणसूत्र यक्स अथवा वाई होते हैं। अलिंग का मतलब 22 जो होते हैं वो लिंग निर्धारित नहीं करते हैं, 22 समान होते हैं। 23वां जो है, 23 जोड़ी का जो है वह निर्धारित करता है कि वह यक्स है अथवा वाई है। मनुष्य में समानतः 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र।
पुरुषों में यक्ष वाइलिंग गुणसूत्र होता है और महिला में यक्ष यक्ष होता है। ये जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 ठीक है। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दी गई। ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं कि बजट का क्वेश्चन है। बजट का तो नहीं माना जाएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण का सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि सितंबर 2025 में जहाज निर्माण के लिए, ठीक है, कितने का पैकेज सरकार द्वारा आवंटित किया गया? ऑप्शन ए 69,725 करोड़, बी 71,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 75,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 91,000 करोड़ रुपए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 69,725 करोड़। देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हल करने का जो कार्य होता है, इनको हल करने का जो तरीका होता है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको समानता नजर आ रही होगी। एक ही जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, 71,000, 75,000, 91,000 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन इसमें संख्याएं अलग हैं, इसमें संख्याएं तुलनात्मक रूप से अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हैं कि जो ये तीनों एक समान है या अलग है, तो ऑप्शन यही सही होगा। देखो, होता क्या है कि जब आपको नहीं आ रहा हो, आप श्योर हैं कि हमें यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, यह हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको तुक्का ही लेना है, केवल हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके से आप तुक्का ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सही ही होगा, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46, सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? इसका ऑप्शन सही है किरण देसाई। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है। सितंबर 2025 में भारतीय लेखिका किरण देसाई को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उन्हें उनके पुरस्कार द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है, इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। वैसे ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया था 2025 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी करंट का क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन नंबर बी आसाम। ये आप जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, पिछली बार ये चर्चा का विषय था। क्यों? क्योंकि ये सिंगापुर में तैराकी के दौरान जो है वो मृत्यु को प्राप्त किए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, क्योंकि वो ऊपर के दोनों क्वेश्चन करंट के हैं तो इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी हनोई और ऑप्शन सी नोम पेन और ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली तो नहीं होगा क्योंकि ये भारत की है, आप जानते हैं, तो काट के निकाल दीजिए, बचा 3 में से एक। तो ऑप्शन नंबर सी नोम पेन है, नोम पेन है। ठीक है, नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। जैसे यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, चाइना की है बीजिंग, रूस की है, रसिया की है मॉस्को, भारत की है दिल्ली। ठीक है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है, तो ऐसे कंबोडिया की राजधानी जो है वो नोम पेन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहां आयोजित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में आयोजित किया जाता है ये सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक शिल्प मेला है, अर्थात वर्ष में एक बार लगता है। इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प
मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ध्यान में रखिएगा। शिल्प मेला का तात्पर्य क्या हुआ कि हाथ से बनी हुई चीजों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1987 में किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। तो जो 2025 का जीएस वाला पोर्शन है, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जीएस का पोर्शन है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन क्योंकि आते हैं तो हमने 3 वीडियो में पूरा लगभग करा दिया है, ये लास्ट का वीडियो है। खत्म करने से पहले एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा कि यदि आप हमारे साथ बीएड करना चाहते हैं, हमारे साथ करने का मतलब आप हमारे थ्रू यदि बीएड करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और बीएड करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप आ सकते हैं प्रयागराज तो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज आकर हमारा ऑफिस है, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी हमारे ऊपर भरोसा करके आप बीएड हमारे थ्रू कर सकते हैं। आपका पैसा भी कम लगेगा और पढ़ाई भी अच्छे से करवाई जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं डांडिया और गरबा नवरात्रि में मनाया जाने वाला नृत्य है, खेल है, ठीक है। यह एक भक्तिमय नृत्य है जो नवरात्रि में माता रानी को खुश करने, प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। औरतें और लड़कियां ये नृत्य किया करती हैं। तो नवरात्रि के त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह गुजरात का प्रमुख त्योहार है जिसे डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो इस प्रकार होता है हमारा 2025 का जीएस समाप्त, ठीक है। पीवाईक्यू अब हम कल से शुरू करेंगे 2024 का। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है और यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।